वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे जो बहुत सारे व्यूअर्स ने डिमांड किया था। और ये जो टॉपिक है हमारी ऑलरेडी एचआरएम सीरीज में जो हमने इंटरनेशनल एचआरएम की वीडियोस पोस्ट की हैं उसी के रिलेटेड है। आप ये वीडियो ध्यान से देखिए। इसमें आज जो हम डिस्कस करेंगे डेफिनेटली एक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड नहीं है, बट आपकी जर्नल लाइफ से भी ये रिलेटेड है। आप इसको जब हम पूरा टॉपिक अंडरस्टैंड कर लोगे यू कैन इजिली कोरिलेट इट विथ योर ओन लाइफ। और हम ऐसी सिचुएशन में अगर आ जाएं, अगर हम इस सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं तो हम उसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो कमिंग टू द टॉपिक, फर्स्ट एग्जैक्टली अंडरस्टैंड व्हाट इज शॉक। तो ये इमेज से आपको आई एम श्योर कुछ ना कुछ अंडरस्टैंड कर रहे होगे कि हम शॉक की क्या बात कर रहे हैं। वो इलेक्ट्रिक शॉक नहीं है। तो शॉक का जो डिक्शनरी मीनिंग आता है, शॉक बेसिकली क्या होता है, इट इज ए सडन सरप्राइज और अपसेटिंग इवेंट और एक्सपीरियंस हो सकता है। और इसमें जब आप जहाँ तो सरप्राइज या अपसेट जब आप होते हैं, एक्सट्रीम चेंज आती हैं जो जिसके हमारे नॉट ओनली मेंटल हेल्थ बट फिजिकल हेल्थ पे भी बहुत सारा इसका इम्पैक्ट होता है। अब इसी चीज को अगर आप कल्चर से कोरिलेट करें तो कल्चरल शॉक क्या होता है, जो कि आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है। तो कल्चरल शॉक बेसिकली अगर हम इसका मीनिंग देखें तो कल्चरल शॉक एक बेसिकली ट्रॉमा है, सैडनेस है, एंजाइटी है जो एक पर्सन एक्सपीरियंस करता है जब वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव करता है। दैट इज आप होम कंट्री में हो और आप किसी होस्ट कंट्री में जा रहे हो। जैसे अगर मैं इंडिया में रह रही हूँ तो इंडिया से अगर मैं यूएस, कनाडा या किसी वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में मूव कर जाती हूँ तो उस कंट्री में जाके जो मेरे को ट्रॉमा, सैडनेस, एंजाइटी एक्सपीरियंस करनी पड़ती है, दैट इज पार्ट ऑफ द कल्चरल शॉक। अब कल्चरल शॉक जो होता है इसमें एक तरह की कंफ्यूजन की फीलिंग, आप अनसर्टेन होते हो, यू आर नॉट श्योर वेयर लाइफ इज हेडिंग यू टूवर्ड्स। आपको बहुत सारी अनसर्टेनिटी होती है। अनसर्टेनिटी के कारण एंजाइटी आ जाती है, डिप्रेशन भी हो जाता है, कुछ लोगों को सैडनेस आ जाती है। जब आप न्यू कल्चर में लैंड करते हो, आप एक्सपीरियंस करते हो ये सारी फीलिंग, तो ऑब्वियसली इट्स नॉट ए पॉजिटिव एक्सपीरियंस फॉर एन एम्प्लॉय। और इसके बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं, नॉट ओनली फॉर द एम्प्लॉय बट ऑर्गेनाइजेशन को भी। जब एम्प्लॉय इस प्रोसेस से गो थ्रू करता है तो ऑर्गेनाइजेशन को भी सफर करना पड़ता है। होता क्या है, कल्चरल शॉक इज लाइक यू फील लाइक ए फिश आउट ऑफ द वाटर। जब आप न्यू कंट्री में जाते हो तो वहां पर बाकी सारे लोग तो हंस कुछ खेल रहे हैं, दे आर डूइंग देयर नॉर्मल वर्क, वो एक रूटीन में, बट यू फील कि आई डोंट बिलोंग टू दिस प्लेस। आपको एक लगता है कि मैं कहाँ आके फंस गया हूँ, ये मेरी लाइफ का बहुत गलत डिसीजन था। और आपका जो सर्वाइवल है एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो जाता है। उस सिचुएशन में आप जल्दी से जल्दी अपने होम कंट्री वापस जाना चाहते हो। यू स्टार्ट मिसिंग योर फैमिली, आपको अपना देश याद आने लग पड़ता है और आप चाहते हो कि मैं इमीडिएटली कैसे भी करके अपनी होम कंट्री में वापस आ जाऊं। तो यू फील लाइक ए फिश आउट ऑफ द वाटर। अब इसमें स्टेजेस क्या होती हैं, आई होप आपको मीनिंग क्लियर हो गया हो कल्चरल शॉक का। अब कल्चरल शॉक अचानक से तो आता नहीं, इसमें बहुत सारी स्टेजेस होती हैं। स्टेजेस के बारे में जान लें थोड़ा सा। तो स्टेजेस जो ये डिवेल्प की गई थी, ये जो बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ स्टेजेस थी, ये कल्चर को लेकर जो डिफरेंट लोगों की एडजस्टमेंट होती है, कितने डिग्री तक उनको डिप्रेशन है, सैडनेस है, एग्जाइटी है, और जो वो खुद को एडजस्ट करता है न्यू कल्चर, उसी को बेस लेकर बनाई गई थी। इसमें बहुत सारी कर्व्स हैं, बहुत सारे ग्राफ्स डेवलप हुए, बट इसमें दो जो है प्रीडोमिनेंट है, लैसगार्ड का और गोहन का। दोनों में बेसिक जो डिफरेंस है, एक ने यू कर्व दी थी, दूसरे ने डब्ल्यू कर्व जो है उसमें दो उन्होंने और स्टेजेस ऐड कर दिए थे, जो कि एक फाइनल एडजस्टमेंट से पहले एक इनिशियल एडजस्टमेंट होती है और मेंटल आइसोलेशन, जो कि हम नेक्स्ट स्टेजेस जब डिस्कस करते हैं देन आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल। नेक्स्ट जो आ जाती है, दीज आर द स्टेजेस। तो ये लैसगार्ड की कर्व है, इसमें उन्होंने फर्स्ट हनीमून स्टेज कही थी, फिर कल्चरल शॉक, एडजस्टमेंट और मास्टरी। ठीक है। अब जो गुलहोन था, इन्होंने क्या कहा था, हनीमून स्टेज के बाद
कल्चरल शॉक तो ठीक है, लेकिन एडजस्टमेंट से पहले दो तरह की होती है, एक इनिशियल एडजस्टमेंट है, फिर मेंटल आइसोलेशन। बिल्कुल आप लो पे जब चले गए और देन यू डाउनवर्ड से आप अपवर्ड की जाती है और जहां पर आप एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हो। ना वन बाय वन वी विल बी डिस्कसिंग दीज टू। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं मैनेजमेंट में, उसमें आपको ये कर्व पूछ ली जाती है कि यू कर्व क्या है, डब्ल्यू कर्व क्या है, यू कर्व किसने दी थी, डब्ल्यू कर्व किसने दी थी, इसलिए दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू दीज नेम। बेसिकली नहीं तो नॉर्मल बुक्स में जस्ट स्टेजेस बताई जाती है, वो ये कर्व को डिस्कस नहीं करते। तो जैसे हम इन दो और इनके जो पैरामीटर्स हैं, एक मंथ्स कितना टाइम लग रहा है आपको एडजस्ट करने में, उन दोनों चीजों को लेकर ये उन्होंने कर्व दी थी। सो कमिंग टू द स्टेजेस ऑफ कल्चरल शॉक की जो डिफरेंट स्टेजेस है क्या है, तो फर्स्ट स्टेज आ जाती है हनीमून स्टेज। इसको कई बुक्स में टूरिस्ट स्टेज भी कहा गया है। अगर आप कुछ एचआरएम की बुक देखो तो उनमें इसको टूरिस्ट स्टेज भी कहा गया है, बट जो लास्ट कार्ड था उसने इसका नेम हनीमून स्टेज रखा था। तो हनीमून स्टेज फर्स्ट स्टेज होती है और ये बिल्कुल कुछ वीक्स या बिल्कुल शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती है, कुछ मंथ्स, जैसे 1 और 2 मंथ्स, इससे ज्यादा नहीं होती। तो इसमें एक बहुत ही आप हैप्पी फेज में होते हो, यू आर एक्साइटेड बाय द न्यू थिंग्स। आप सोचते हो कि एक नए कंट्री में आकर आई विल बी स्टार्टिंग न्यू, आपको सब कुछ अच्छा लग रहा होता है, वहां के लोग अच्छे लगते हैं, वहां की सड़कें अच्छी लगती हैं, वहां एवरीथिंग जो होती है आपको लगता है कि यू आर इन ए न्यू वर्ल्ड, आप कुछ नया चमत्कार कर दोगे, यू आर वेरी एक्साइटेड। और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि दिस इज द बेस्ट डिसीजन आई हैव एवर मेड, ये मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, आई विल स्टार्ट ए न्यू जर्नी। वो बहुत खुश होता है और एनर्जेटिक होता है, बहुत हैप्पी मूड में रहता है। और ये सब जब हम कॉलेज में जाते हैं, +2 के बाद जब कोई भी स्टूडेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटी एंटर करता है तो उसको यही सारी स्टेज होती है। सेल्फीज लिए जाते हैं, आप हर न्यू प्लेस विजिट करना चाहते हो, यू आर वेरी हैप्पी। घर जा आपके पूरा फेसबुक और इंस्टा पूरा भर देते हो उन सारी फोटोज के साथ, जस्ट टू शो दैट हाउ हैप्पी यू आर टू द वर्ल्ड। तो ये स्टेज जो होती है हनीमून स्टेज होती है। बट सैड थिंग इज दैट लाइक ऑल थिंग्स इन लाइफ, हैप्पी थिंग्स जो होती है बहुत ज्यादा लास्ट नहीं करती, हैप्पी के साथ एक सैड फेज भी आता है। तो सिमिलरली नेक्स्ट स्टेज जो आ जाती है दैट इज कल्चरल शॉक और एंजाइटी फेज। अब इसमें क्या होता है, आप यू हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिससेटिस्फेक्शन और डिस्कम्फर्ट आपको होता है, यू डोंट फील सेटिस्फाइड, आप कुछ चीजों को मिस करना स्टार्ट कर देते हो, आप में इम्पेशंस आ जाता है, एंगर आ जाता है, सैडनेस आ जाती है और मिसकम्युनिकेशन होता है, फेलियर टू अंडरस्टैंड जेस्चर्स। आप लोगों की जो लैंग्वेज होती है वो एक बहुत बैरियर एक्ट करती है, आप उनके जेस्चर नहीं समझ आते, आप लोग आपको मिस इंटरप्ट करते हैं और आप उनके लिए भी सेम फीलिंग रखते हो कि आई डोंट बिलोंग टू दिस फेज, मैं यहाँ समझ नहीं पाऊंगा, सैडनेस आ जाती है, पता नहीं क्या बोल रहे हैं ये लोग, कैसे ट्रीट करते हैं, दे आर नॉट ह्यूमंस, आपको ऐसी फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। और आपको होस्ट कंट्री के जितने भी सिस्टम्स हैं वहां पर, जैसे नॉर्मली ड्राइविंग को लेकर हम बात करें तो इंडिया में जो ड्राइविंग सीट होती है, कुछ कंट्रीज में जो ड्राइविंग सीट होती है वो डिफरेंट होती है, तो आपको ड्राइविंग में बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, आपको वहाँ के रूल्स रेगुलेशन जो होती हैं वो सारे आपको बेकार लगते हैं, आपको लगता है कि ये जो कंट्री है दे आर डूइंग द थिंग्स इन ए स्टूपिड वे, इनको मैनर ही नहीं पता, क्योंकि वी आर नॉट यूज्ड टू दैट द सिस्टम, आप यूज्ड टू नहीं हो। तो ये सारी चीजों के कारण आपके अंदर एक आइसोलेशन आ जाती है, आपको सैडनेस आ जाती है, एंगर आता है, यू फील ट्रैप्ड। तो ये सारी नेगेटिव फीलिंग जो आ जाती है, उसी से ट्रॉमा जो मैंने आपको बताया कल्चरल शॉक स्टार्ट हो गया। इसमें आप अपनी फैमिली को मिस करना स्टार्ट कर देते हो और आप सोचने लग पड़ते हो कि अब बैक होम, जब इंडिया की अगर बात करूं तो इंडिया में जब मैं था मैं कितना खुश था, मेरे फ्रेंड्स थे, फैमिली थे, हम यहाँ हैंग आउट करते थे, वहाँ ये खाना अच्छा मिलता था, यहाँ पर खाना ही नहीं अच्छा, यहाँ का साउथ इंडियन नहीं अच्छा है, यहाँ का इंडियन फूड नहीं अच्छा। अब वो सारी चीजें जो हैं, स्मॉल थिंग्स, आप वॉक पे जाते थे घर वालों के साथ, यू स्टार्ट मिसिंग ईच एंड एवरीथिंग जो आप अपने घर पे करते थे। और इस केस स्टेज में और क्या होता है कि फिजिकल सिम्टम्स भी आ जाते हैं, आपको
कुछ पेन आ जाती है, आपको अगर फूड अच्छा नहीं मिलता जैसे, तो फूड नहीं अच्छा मिलने के कारण आपकी हेल्थ डिटीरियोरेट करनी पड़ती है, आपको डिप्रेशन कुछ लोग फेस कर लेते हैं, दे आर नॉट एबल टू कोप अप इन द न्यू इन्वायरमेंट। एम्प्लॉय भी ऐसा ही होता है, एम्प्लॉय नए डिपार्टमेंट में जब जाता है उसको वहां का कल्चर बिल्कुल पसंद नहीं आता, वो अपनी बैक होम कंट्री में जो उसका बॉस होता था कैसे उसे ट्रीट करता था, कैसे उसके कोलीग्स थे वो पार्टी करते थे, वर्क भी करते थे, तो उनका एक ग्रुप जो था, ही स्टार्ट मिसिंग ऑल दोज थिंग्स, पिटी थिंग्स जो होता है एम्प्लॉय मिस करना स्टार्ट कर देता है और वो बिल्कुल एंग्जाइटी को फेस करता है। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज आ जाती है जिसमें लैसगार्ड और दूसरी यू कर्व और डब्ल्यू कर्व जो डिफर करती है एडजस्टमेंट फेज को लेकर। तो यहाँ पर जो डब्ल्यू कर्व था उसमें एक इनिशियल रिकवरी का फेज था, तो यहाँ पर एडजस्टमेंट नेक्स्ट आ गया कि आप कल्चरल शॉक के बाद यू स्टार्ट ग्रेजुअली स्टार्टिंग टू गेट बेटर, आप रूटीन आ जाती है आपकी, आपको एक रूटीन सेट हो जाती है, इतने बजे एम्प्लॉय को ऑफिस जाना है, इतने बजे आएगा, वहां ये वर्क है, जो आपकी रूटीन नॉर्मल लाइफ होती है, स्टार्ट लिविंग दैट, और वो फेमिलियर हो जाता है लोकल फूड के कस्टम के रिलेटेड, उसे काफी सारी जगह मिल जाती है जहां पर वो हैंग आउट कर सकता है, जहां पर उसके टेस्ट की थिंग्स मिल जाती हैं, और इस पॉइंट तक आके उसके कुछ फ्रेंड्स भी बन जाते हैं जो उसे हेल्प करते हैं अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज, वहाँ के कस्टम ट्रेडिशन, लोकल कहाँ से क्या थिंग प्रिक्योर करनी है, वो सारी चीजों के लिए लोग उसे हेल्प करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसलिए एम्प्लॉय जो होता है थोड़ा रिकवर होना शुरू हो जाता है, और इस स्टेज में अगर डिफिकल्टीज आती भी हैं तो आप बहुत ही रैशनल वे में आप उसको फेस करने के लिए, प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए तैयार रहते हो। आप यहाँ पर सोल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं रादर देन बीइंग प्रॉब्लम ओरिएंटेड, प्रॉब्लम को लेकर आप फंसी नहीं होते। नेक्स्ट स्टेज आ गई फाइनल एडजस्टमेंट की, आपने एडजस्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है, अडेप्ट कर लिया, और इसी के कारण लोग जो है बाई कल्चरल बन जाते हैं, मीन्स इंडियन वो भूलते नहीं है, और अगर वो दूसरे कंट्री में गए हैं, होस्ट कंट्री जो होता है वहां की भी कुछ कुछ चीजें अडेप्ट कर लेती है। जैसे इंडियन कल्चर तो मेरे में रहा है गाई, अगर मैं यूएस चली गई तो यूएस कल्चर की कुछ जो बातें हैं वो भी आ जाएंगे, तो आई विल बी अमलगामेशन ऑफ इंडियन एंड यूएस कल्चर, तो हम बाय कल्चरल बन जाते हैं। इस स्टेज को कुछ जगह पर बाय कल्चरल भी कहा जाता है। यू आर कंफर्टेबल इन द न्यू कंट्री, वहां पर आप इंटीग्रेट करना चाहते हो, आपको सक्सेस मिलनी शुरू करती है, यू स्टार्ट इंजॉइंग द लाइफ, आप आइसोलेटेड नहीं फील करते, डेली एक्टिविटीज हो जाती है, आपके फ्रेंड्स हो जाते हैं, वीकेंड पे उनके साथ हैंग आउट करते हो, आपके एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बन जाते हैं, नॉट ओनली इन द वर्क प्लेस बट आप पर्सनल लाइफ में भी वो आपकी हेल्प करते हैं, आप एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ चलते हो, और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो होती हैं वो आपकी पीक पर चली जाती हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि अब ये जो एडजस्टमेंट हो रही है, नेक्स्ट टॉपिक आ गया कि इस एडजस्टमेंट को करने के लिए आप ये कल्चरल शॉक को ओवरकम कैसे करते हो, मीन्स क्या स्ट्रेटेजीज यूज करनी चाहिए जिससे ये कल्चरल शॉक्स का इम्पैक्ट जो है वो मिनिमम हो सके। तो ये जो स्ट्रेटेजीज है बेसिकली दो तरह से हो सकती है, एक तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन क्या करे, और दूसरा इंडिविजुअल लेवल पे एज ए एम्प्लॉय मैं खुद के लिए क्या कर सकती हूँ। तो फर्स्ट थिंग, ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी एम्प्लॉय को होम कंट्री से होस्ट कंट्री भेजने से पहले उसकी प्रॉपर प्रेपरेशन करनी होती है। ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉय को प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए, ट्रेनिंग जो है वहाँ के वर्क कल्चर के रिलेटेड तो होनी ही चाहिए, बट साथ साथ वहाँ के लैंग्वेज ट्रेनिंग उनको देनी चाहिए, जेस्चर कैसे हैं, क्योंकि डिफरेंट जेस्चर्स का डिफरेंट मीनिंग होता है। थम्स अप का मीनिंग जरूरी नहीं है कि किसी को मोटिवेट करना ही हो, किसी कल्चर में इसका मीनिंग कुछ और भी होता है। आप किसी न्यू एम्प्लॉय को वहाँ के लोकल पीपल को मिलो तो कैसे ग्रीट करना है, जैसे Japanese way of greeting the people and American way of greeting the people is totally different, तो वो आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। हैंडशेक कैसे करते हैं, अगर टी ही सर्व होगी तो कैसी होगी, ये सारी चीजें आपको एम्प्लॉय को बतानी होनी चाहिए। और इससे भी जरूरी है कि आप इफेक्टिव सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज करो। आप जो एम्प्लॉयज को भेजना जा रहे हो उनको ट्रेनिंग तो दो, बट ट्रेनिंग से पहले भी आपको सिलेक्शन एम्प्लॉयज की करनी चाहिए। आपको ऐसे एम्प्लॉयज चूज करने चाहिए जिनकी अडेप्टेशन स्किल्स जो है, जो इजीली अडेप्ट कर रहे हैं, जो स्टीरियोटाइप ना हो, जो रिजिड ना हो, दे आर वेरी ओपन माइंडेड। ऐसी एम्प्लॉयज हमें चूज करने चाहिए, दे आर रेडी टू चेंज, रेडी टू थिंक, और वो अडेप्ट करना चाहें कुछ अपनी लाइफ में इजीली। नेक्स्ट आ जाता है कि आपको
अगर आप चाहते हो कि एम्प्लॉय हैप्पी रहे तो आपको कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन को उसके फैमिली एडजस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए, स्पेशली अगर मैरिड पीपल हैं, और स्पेशली अगर ऐसी जो है पोस्टिंग हो रही है कंट्री में जहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रेट्स है, जैसे अरब कंट्री, तो वहां पर एम्प्लॉय जो है अच्छा परफॉर्म कर पाएगा अगर उसकी फैमिली साथ में हो। तो ऑर्गेनाइजेशन को नॉट ओनली एम्प्लॉय बट फैमिली को भी एडजस्ट करने पे सोचना चाहिए। जैसे अगर स्पाउस उसका जॉब कर रहा है तो आपको सोचना चाहिए कि कैसे उसके स्पाउस को भी जॉब मिल सकती है, सो दैट एम्प्लॉयज फुल मोटिवेटेड और वो काम करने के लिए हमेशा तैयार है। नेक्स्ट आ जाता है कि भेजने से पहले बिफोर सेंडिंग द एम्प्लॉयज आप उसका एक वर्चुअल इंटरेक्शन करवा दियो विद द एम्प्लॉयज इज इमीडिएट बॉस, सो दैट ही फेमिलियरिटी आ जाए और उसको एक पहले से ही लोग जानते हो। और आज के इंटरनेट जमाने में दिस इज वेरी मच पॉसिबल, लोग बहुत सोशली एक्टिव होते हैं, आप एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू डिफरेंट पीपल को इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। क्लियर कम्युनिकेशन होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, नॉट ओनली होम कंट्री, होस्ट कंट्री, जहां पर भी एम्प्लॉय जाता है, अगर वहां पर कुछ भी मिस कम्युनिकेशन होगी तो ऑब्वियसली मिस कम्युनिकेशन के कारण जो एम्प्लॉय होगा उसका डिससेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, उसका कल्चरल शॉक जो है वो एक्सपीरियंस करने का ट्रॉमा, सैडनेस, एंजाइटी बढ़ेगी। इसलिए देयर शुड बी क्लियर कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये तो रहे स्टेप्स जो ऑर्गेनाइजेशन को लेना चाहिए। अब कुछ स्टेप जो है एम्प्लॉय खुद भी कर सकता है पर्सनल लेवल पे, जैसे कि स्टीरियोटाइप नहीं होना चाहिए। अगर आपको किसी ने बता भी दिया है कि चाइनीज ऐसे होते हैं, उनकी ईटिंग हैबिट ऐसी होती है, स्पेशली अभी कोविड के टाइम पे चाइनीज पीपल को लेकर देयर आर वेरी नेगेटिव सिम्टम। इट डज नॉट मीन कि ईच एंड एवरी चाइनीज पर्सन जो एम्प्लॉय होगा वो वैसे ही बिहेव कर रहा होगा। तो अवॉइड स्टीरियोटाइप्स, आपको स्टीरियोटाइप बिल्कुल नहीं होना चाहिए एम्प्लॉय का। ही शुड बी अडेप्टेबल इन नेचर। सेकंड थिंग, जो एम्प्लॉय है उसे शॉर्ट टर्म गोल लेने चाहिए और ऐसे गोल होने चाहिए जो अचीवेबल हो। एकदम से चमत्कार नहीं होगा, आपको स्मॉल स्टेप्स लेने हैं सो दैट यू कैन अचीव योर गोल्स। और एक पॉजिटिव फ्रेमवर्क के साथ उसे रहना चाहिए। जो वहां के कल्चर की अच्छी बातें हैं उसे अडेप्ट करो, उसके लिए खुश रहो, क्योंकि हर एक पर्सन, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ गुड थिंग्स होती हैं और कुछ बैड थिंग होती है। तो वी शुड फोकस ओनली ऑन द गुड थिंग इफ वी वांट टू रिमेन पॉजिटिव इन लाइफ। नेक्स्ट आ जाता है कि बी ए एविड लर्नर। हर टाइम लर्न करने के लिए वहां की लैंग्वेज को, वहां के कल्चर को एम्ब्रेस करना चाहिए। जो डिफरेंट चेंजेस हैं आपके लाइफ में आ रही है, यू शुड बी फील हैप्पी और एक लर्निंग एटीट्यूड के साथ ही वहां पर लैंड कीजिए। और लास्ट, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ मत एंटर कीजिए। आपकी एक्सपेक्टेशन अगर फुलफिल नहीं होती तो उसके कारण आपकी एंग्जाइटी लेवल, सैडनेस बहुत ज्यादा होता है, डिससेटिस्फेक्शन का लेवल पीक पे चले जाता है। तो बी रियलिस्टिक इन लाइफ। जैसा आपने, जरूरी नहीं है कि किसी का अगर बैड एक्सपीरियंस हुआ है तो आपका भी बैड हो, और वाइस वर्सा अगर किसी का गुड हुआ है तो आपका भी गुड हो। बी रेडी फॉर एनीथिंग। ये सारे स्टेप्स हमें अपनी लाइफ में भी एप्लीकेबल है। जब भी आप नई जगह पर जाते हो, चाहे आपका वो कॉलेज फेस हो, आप जब नए कॉलेज में एंटर करते हो, हम मोस्टली लोग पहले घर पे ही रहे होते हैं इंडिया में, एकदम से उन्हें हॉस्टल जाना पड़ता है, तो वहां पर भी ये सारी चीजें आपको फेस करनी पड़ती हैं। आप पंजाबीज को लेकर स्टीरियोटाइप होते हैं, साउथ इंडियन को लेकर हम बहुत स्टीरियोटाइप हो। तो अपनी पर्सनल लाइफ में भी ट्राई टू फॉलो दी स्टेप्स सो दैट कि हम सबकी लाइफ एक स्मूथली चले और हम भी अपने गोल्स को अचीव कर सके। ये तो हमने ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया था, बट हम अपनी लाइफ में भी ये सारी थिंग्स को एप्लीकेबल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो। डू लाइक, शेयर, कमेंट। आपकी लाइक, कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं और वीडियोस बनाने के लिए। ऐसे ही इस लेक्चर को शेयर करते रहिए सो दैट हम आपके लिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो बना सकें। और थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग। एंड वन थिंग मोर, आप हमारे चैनल पे प्लेसमेंट सीरीज के भी बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे। डू वॉच दैट वीडियोस। और अगर आपको प्लेसमेंट के रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, आप उन वीडियोस पे कमेंट कीजिए। वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। और नेक्स्ट वीडियो हम किस टॉपिक पे बताएं, डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।